हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम बीहाइव का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। डू यू नो दीज पीपल? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? सो यहाँ पे आपके पास पोर्ट्रेट्स दी गई हैं बहुत ही जाने माने म्यूजिशियंस की, इंडिया के, स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू रिकग्नाइज देम। सो आई एम श्योर आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, बट हो सकता है कि शायद आपको इनके फेस से उनके नाम ना पता हो। सो लेट मी हेल्प यू। ये हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, प्लेइंग फ्लूट, बांसुरी बजाते हैं। ये हैं उस्ताद विलायत खान, जो कि सितार वादक हैं। ये हैं एम ललिता एंड एम नंदिनी, वायलिन प्लेयर्स। एंड ये मेन स्ट्रीम में काफ़ी पॉपुलर है, जाकिर हुसैन साहब, तबला वादक। इनको आपने ब्रुक बॉन्ड टी के ऐड में देखा होगा, वाह ताज बोलते हुए। सो ही इज़ क्वाइट पॉपुलर। ये हैं सरोद बजाते हुए उस्ताद अमजद अली खान। ये है माइस्त्रो कुन्नकुड़ी वैद्यनाथन। वायलिन बजाते हुए। ये है उस्ताद सुल्तान खान, सारंगी बजाते हुए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली शहनाई बजा रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है सपोज़, तो आप इनको गूगल करें एंड इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। आज हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यूल प्रॉब्ली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रॉबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई माइस्त्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी आप शहनाई के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले क्या दिमाग में आपके आएगा? या तो शादी, या उसी प्रकार का कोई भी एक फंक्शन, क्योंकि शादी में शहनाई बजते हैं। शहनाई जो है वो शादी का एक सिंबल सा बन गया है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो शादी का सिंबल है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आप सोचेंगे हो सकता है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, क्योंकि शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अलग करना मुमकिन नहीं है, बिकॉज इन्होंने ही पॉपुलर किया है इंडिया में शहनाई को। एंड किस तरह से इन्होंने पॉपुलर किया ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दिस इज़ वॉट दिस चैप्टर इज़ अबाउट। एंड इनको शहनाई माइस्त्रो बोला जाता है। एंड माइस्त्रो वर्ड का मतलब होता है कि यू आर ए डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मर। एंड स्पेशली ये क्लासिकल म्यूज़िक के रेफरेंस से बोला जाता है। तो जब आप क्लासिकल म्यूज़िक के डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मर होते हैं, देन यू आर कॉल्ड अ माइस्त्रो। So he was a distinguished performer of Shehnai classical music. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. So जो औरंगज़ेब थे, शहनशाह औरंगज़ेब, उन्होंने पुंगी नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था अपने रॉयल रेसिडेंस में, अपने कोर्ट में जहाँ पे वो रहते थे, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा श्रिल और अनप्लेजेंट साउंड थी। श्रिल साउंड आप उसको बोलते हैं जो कान में चुभती है, आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई पिच की, बहुत ही ऊंची आवाज़, और आपके कान को ऐसे दर्द देने वाली आवाज़ को श्रिल साउंड बोलते हैं। पियर्सिंग का मतलब कान को चोट पहुंचाने वाली। अनप्लेजेंट, जो आपको प्लेजेंट नहीं लग रही है, ऐसी साउंड थी, इसलिए उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया। पुंगी एक्चुअली बीन भी बुलाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, सो बीन जैसी होती है वो। एंड पुंगी बिकेम जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। सो उसी प्रकार के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आवाज़ निकालते थे पुंगी जैसे दिखने वाले, उन इंस्ट्रूमेंट्स का भी नाम पुंगी पड़ गया। सो भले ही वो इंस्ट्रूमेंट पुंगी ना हो, फिर भी उनका एक जेनरिक नेम पड़ गया। सो कोई भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट, रीडेड का मतलब जिनकी एक हॉलो स्टेम होती है, कोई भी विंड इंस्ट्रूमेंट, सो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि लंबी सिलेंड्रिकल बॉडी के साथ हो, फ्लूट जैसी दिखने वाली, और बहुत ही शोर मचाती हो, तो उन सब का नाम पुंगी पड़ गया था।
जेनेरिक नेम यानी जब आप बहुत सारी चीज़ें जो एक ग्रुप में है उनका एक आप एक कॉमन नेम दे देते हो तो उसको जेनेरिक नेम बोलते हैं. सो एक जनरलाइज करके आपने सब इंस्ट्रूमेंट से क्या नाम रख दिया? पुंगी. फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. अ बार्बर of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sounds were. और बहुत ही कम लोगों ने ये सोचा था कि एक दिन ये रिवाइव हो जाएगा. रिवाइव मतलब कम बैक टू लाइफ, जिंदा हो जाना, वापस जीवित हो जाना, उसको रिवाइव बोलते हैं. सो एक नाई, एक बार्बर जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली में से था. सो उनकी जो पूरी फैमिली थी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की थी, बट वो खुद एक नाई था. सो उनको क्या था? एक्सेस था रॉयल पैलेस का. सो वो महल में जा सकते थे, राजा के महल में. एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि पुंगी की टोनल क्वालिटी इंप्रूव करते हैं. सो टोनल क्वालिटी का क्या मतलब है? उसके तान को, उससे जो निकलने वाली आवाज़ है उसकी क्वालिटी को, जिसको हम तान भी बोलते हैं, उसको थोड़ा अच्छा किया जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी की जाए. सो ये करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक पाइप को चुना जिसमें नेचुरली एक हॉलो सी स्टेम थी, मतलब खोखली एक लंबी सी बॉडी थी, और वो पुंगी से थोड़ी लंबी और चौड़ी थी, लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी. और उसमें उन्होंने 7 छेद कर दिए उस पाइप की बॉडी में. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, एंड जब उन्होंने उसको बजाया, जैसे आप फ्लूट को बजाते हैं, आप कुछ होल्स को बंद करते हैं, कुछ होल्स को खोलते हैं, इस तरह से अलग अलग वहाँ से सुर निकलते हैं. तो जब उन्होंने ये किया तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वहाँ से निकली, वो प्रोड्यूस्ड. सो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड, मधुर आवाज़ वहाँ से निकली. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड. सो उन्होंने राजा और उनके दरबार में ये इंस्ट्रूमेंट बजाया. सो रॉयल्टी, आप कोई भी जो कि रॉयल फैमिली से रिलेटेड हो उनको आप रॉयल्टी बोलते हैं, जिसको हम शाही भी बोलते हैं. सो उन्होंने उनके सामने परफॉर्म किया एंड सब इम्प्रेस हो गए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चेम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. सो वो इतना ज़्यादा डिफरेंट था पुंगी से कि उसको नया नाम देना पड़ गया. एंड जिस तरह से स्टोरी बताई जाती है कि शाह के चेम्बर में, सो राजा को शाह बोला जाता था, सो शाह के चेम्बर में एक नाई ने पहली बार इसको बजाया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई. सो शह वर्ड आया शाह से, और नाई क्योंकि वो नाई बजा रहा था. सो आपको डिफरेंस दिखाने के लिए ये पुंगी इस तरह से दिखती है एंड ये है शहनाई. सो आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में. ये बीन की तरह दिखती है, इसको हम बीन भी बोलते हैं. एंड आप नोटिस करो कि ये एक सिंगल हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी है, थोड़ी सी चौड़ी है. आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो पाइप है, ये जो मेन पाइप है जिसमें होल्स दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही पतली है. इसमें कहा जाता है कि इसमें 5 से 9 होल्स हो सकते हैं, एंड इसमें सिर्फ 7 ही होल्स होते हैं. एंड इसमें आप देख सकते हो कि मल्टीपल पाइप्स और हैं, तो ऐसे 2 पाइप्स और लगे हुए हैं, एक मेन पाइप है उसके अलावा. एंड यहाँ पे आप देखोगे कि एक सर्कुलर चेम्बर भी है. तो यहाँ से जब आप ब्लो करोगे एयर, तो यहाँ पे एक चेम्बर भी है जो कि एक साउंड प्रोड्यूस करता है, एक गूंज प्रोड्यूस करता है. एंड यहाँ से भी जो है सुर आते हैं. एंड शहनाई एकदम डिफरेंट है कंस्ट्रक्शन में, एकदम फ्लूट की तरह है वो, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड है. एंड आगे ट्रम्पेट की तरह उसकी ओपनिंग है. द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. So शहनाई की आवाज़ को ऑस्पिशियस माना जाता है, या आप बोलो उस समय से ऑस्पिशियस माना जाने लगा. ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ. सो उसको शुभ माना जाने लगा. एंड यही रीज़न है कि उसे मंदिरों में बजाया जाने लगा, या आज भी बजाया जाता है. एंड यही रीज़न है कि इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है. और ये शादियों का, स्पेशली नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का, एक इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन गया है. सो इनडिस्पेंसिबल मतलब, इनडिस्पेंसिबल आप उसको बोलते हो, ऐसी चीज़ को बोलते हो जिसे आप अलग नहीं कर सकते हो, या जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा. सो शहनाई नॉर्थ इंडियन वेडिंग का ऐसा पार्ट बन गई कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता. अब इंडिस्पेंसिबल जो एडजेक्टिव है, ये सिर्फ
चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते, आप पर्सन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दैट ही इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर टीम। सो इसके बिना हमारे टीम का गुजारा नहीं हो सकता, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीम। सो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड का। एंड पास्ट में शहनाई जो थी वो नौबत का एक पार्ट थी। नौबत क्या होता था? एक ट्रेडिशनल ensemble होता था 9 इंस्ट्रूमेंट्स का। नौबत वहीं से वर्ड आया है। सो ट्रेडिशनल तो आपको पता है, पारंपरिक। एंड ensemble का मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, एक्टर्स। एंड यहाँ पे जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। आप ये वर्ड जनरली मूवीज़ या मूवीज से रिलेटेड न्यूज़ में सुनेंगे कि दिस मूवी हैज़ एन ensemble कास्ट। सो इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है ensemble, एनसेम्बल की तरह नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, इसको ensemble बोला जाता है। एंड आपने सुना होगा कभी दैट दिस मूवी हैज़ एन ensemble कास्ट। सो इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस साथ में काम कर रहे हैं इस मूवी में। सो उसको ensemble कास्ट भी बोला जाता है। एंड शहनाई जो थी वो नौबत का पार्ट थी जो कि रॉयल कोर्ट में पाए जाते थे। सो जो भी शाही कोर्ट्स थे वहाँ पे ये पाई जाती थी। एंड टिल रिसेंटली, एंड अभी तक भी इसको सिर्फ टेम्पल्स, मंदिरों में और शादियों में यूज़ किया जाता था। बट इसको क्लासिकल स्टेज पे पहुँचाने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। सो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो थी, इसको टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज़ किया जाता था, ये रॉयल कोर्ट के नौबत के पार्ट भी थी, बट स्टिल ये क्लासिकल म्यूज़िक का पार्ट नहीं थी। सो क्लासिकल स्टेज में लाने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao and Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kgs, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. सो बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तब वो एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। एंड वो तालाब कहाँ थी? इट वॉज इन एंशंट एस्टेट। एंशंट का मतलब हो गया प्राचीन, बहुत ही पुरानी। एस्टेट मतलब एक एरिया ऑफ लैंड। और किस एरिया ऑफ लैंड में थे वो? डुमरांव के। एंड ये बिहार में था। वो वहाँ पे रेगुलरली जाया करते थे एक बिहार जी टेम्पल में। और वहाँ पे वो क्या करते थे? वो भोजपुरी गाना गाते थे जिसका नाम था चैता। तो चैता एक तरह से भजन होती है, जब छठ पूजा होती है तब इसको गाया जाता है। चैता व चैत्र से आता है बिकॉज छठ पूजा स्प्रिंग के टाइम होती है। एंड उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल होता है, उसमें वो भोजपुरी में गाते थे। एंड एंड में उनको क्या मिलता था? क्या जीतते थे? एक बहुत बड़ा लड्डू जो 1.25 किलो का होता था। और ये लोकल, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे ये उनको बांटते थे। और ये 80 साल पहले हुआ। सो आज वो जब 85 ईयर ओल्ड हैं, वो इतना ज़्यादा, इतना लंबा सफ़र तय कर चुके हैं कि अब उनके पास क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सो एक इंडियन सिटीज़न को जो सबसे बड़ा अवार्ड मिल सकता है इंडिया में, वो उन्होंने जीत लिया है अब। पहले वो 5 साल के तब उनको एक बड़ा लड्डू मिला, आज उनको भारत रत्न मिला है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. So उनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। और वो बिलोंग करते थे ऐसी वेल नोन फैमिली से, बहुत जानी मानी फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड उनकी फैमिली में म्यूजिशियंस थे बिहार से आए हुए। उनके जो दादा थे वो रसूल बख्श खान थे, जो कि शहनाई नवाज़ थे भोजपुरी राजा के कोर्ट में। और उनके जो पापा थे वो पैगंबर बख्श थे। और उनके जो भी, उनके पापा के साइड के जो भी पूर्वज थे, मतलब दादा परदादा, वो सब ही बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान शहनाई प्लेयर थे। सो पैटर्नल का मतलब होता है कि रिलेटिंग टू योर फादर। सो रिलेटिंग टू फादर। सो जैसे ग्रैंडफादर वर्ड होता है इंग्लिश में, उसका मतलब दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है। बट अगर आप पैटर्नल लगा दें ग्रैंडफादर के आगे तो इसका क्लियर मतलब हो जाए कि वो दादा की बात करें, ना कि नाना की। सो पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गया, पैटर्नल अंकल हो गया। सो पैटर्नल अंकल का मतलब या तो आपके ताऊ जी हो गया या तो चाचा हो गया। सो इसी तरह से दूसरा वर्ड होता है मैटर्नल। एंड मैटर्नल का मतलब होता है, आई एम श्योर आपने गेस कर लिया, रिलेटिंग टू मदर। सो इसी तरह से अगर आप मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप नाना की बात कर रहे हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai.
Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई. So as a young boy, उन्होंने म्यूजिक बहुत ही पहले अपने लाइफ में पसंद करनी स्टार्ट कर दी. टुक टू का मतलब होता है टू लाइक. जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी ने उनके मामा के घर उनको लेके गई, जो कि बनारस में था. तो वहाँ पे बिस्मिल्ला खान फैसिनेट हो जाते थे अपने अंकल्स को प्रैक्टिस करते हुए देख के, शहनाई को प्रैक्टिस करते हुए देख के. फैसिनेटेड का मतलब होता है चार्म्ड हो जाना या मोहित हो जाना. और बहुत जल्द ही बिस्मिल्ला अपने अंकल के साथ जाने लग गए. उनके अंकल का नाम था अली बख्श. विष्णु टेम्पल जाने लगे बनारस के, जहाँ पे वो शहनाई वादक की तरह काम करने लगे. सो ही वॉज एम्प्लॉयड, मतलब उनको एक जॉब मिल गई क्या करने के लिए, टू प्ले द शहनाई. तो वो शहनाई वादक की तरह उस विष्णु टेम्पल में काम करने लगे. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. सो अली बख्श जो उनके अंकल थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्ला खान उनको घंटों तक कैप्टिवेटेड होके देखते थे. कैप्टिवेटेड का मतलब अगेन चार्म्ड होता है. सो आपको दो सिनोनिम्स मिल गए, फैसिनेटेड, कैप्टिवेटेड. सो एकदम फैसिनेटेड होके घंटों तक, आवर्स ऑन मतलब फॉर आवर्स ऑन यानी घंटों तक उनको देखते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. धीरे धीरे उनको शहनाई बजाने के लिए लेसन्स मिलने लग गए एंड वो पूरा दिन प्रैक्टिस में बैठे रहते थे. और बहुत सालों तक बालाजी का मंदिर, मंगल मैया का मंदिर और गंगा का किनारा उनके फेवरेट हॉन्ट्स बन गए, जहाँ पे वो अकेले प्रैक्टिस किया करते थे. सो उनको किस तरह से बुलाया जाता है, एज अ यंग अप्रेंटिस. तो यंग अप्रेंटिस का मतलब होता है, अप्रेंटिस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ लर्निंग. तो अगर कोई एक पर्सन है जो कोई चीज़ सीख रहा है, कोई स्किल सीख रहा है फ्रॉम अ ट्रेन्ड पर्सन, सो डेफिनेटली वो अपने अंकल से सीख रहे थे, सो उनको अप्रेंटिस बोला जाता है. एंड ये जो 3 जगह थी उनकी फेवरेट हॉन्ट बन गई. सो हॉन्ट का मतलब होता है जहाँ आप बार बार जाते हो, ऐसी जगह जहाँ पे आप बार बार विजिट करते हो. सो उसको हॉन्ट बोला जाता है, अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय अ पर्सन. एंड इसी वर्ड का एक और यूसेज होता है हॉन्टिंग. इफ़ समबडी इज़ हॉन्टिंग यू, इसका मतलब कोई आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो बार बार आपके पास वो आ रहा है, तो उसको भी हॉन्टिंग बोलते हैं. एंड हॉन्ट्स अगर जगह के लिए अगर आप रेफर कर रहे हो तो उसका मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप बार बार जाते हो. एंड ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. सो इन सॉलिट्यूड का मतलब होता है अलोन. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. So गंगा का बहता पानी उनको इंस्पायर करता था ताकि वो इम्प्रोवाइज कर सके और नए नए राग इन्वेंट कर सके, जिसको पहले ऐसा माना जाता था कि शहनाई में नहीं बजाया जा सकता. इट इज़ बियॉन्ड द रेंज मतलब उन शहनाई की रेंज की. सो हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक रेंज होती है, एक टोनल रेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बेस इंस्ट्रूमेंट है, पर्कशन इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आप हाई पिच साउंड्स नहीं निकाल सकते हो, ये उसकी लिमिटेशन है. सिमिलरली ऐसा माना जाता था कि वो ऐसे राग इन्वेंट करते थे शहनाई में जिनको पहले इमेजिन किया जाता था कि शहनाई में नहीं बजाया जा सकता, उसकी रेंज के बाहर है. यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग विथ अवेलेबल थिंग्स. सो आपके पास जो भी सामान है उससे जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसको इम्प्रोवाइज़ करना बोलते हैं. एंड यहाँ पे डेफिनेटली उनके पास सामान क्या था, उनका जो टैलेंट था, उनकी जो शहनाई है, जो टूल होगी उनकी शहनाई, उनका जो टैलेंट है वो हो गया उनका टूल, और जो उनका म्यूज़िक का टैलेंट है वो उनका स्किल. तो इससे वो इम्प्रोवाइज़ करते थे, नए नए राग निकालते थे उसको और वो शहनाई में बजाते थे. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. तो जब वो 14 साल के थे वो अपने अंकल के साथ गए इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में, और जब उन्होंने अपना म्यूज़िकल परफॉर्मेंस ख़त्म किया, अपना रिसाइटल ख़त्म किया, रिसाइटल का मतलब होता है म्यूज़िकल परफॉर्मेंस. आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स होते हैं, सो फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये पूरा म्यूज़िक पे बेस्ड है, सो इससे क्या सीखने को मिलता है आपको
कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नए नए वर्ड्स सुनने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली इस चैप्टर को पढ़ के आपको ऑब्वियसली बिस्मिल्लाह खान की एक स्टोरी पता चल रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे कंट्री के भारत रत्न रिसीवर है वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग बेसिक जनरल नॉलेज जिसको हम बोल रहे हैं, एंड इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेटली आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट नहीं दी गई है, ये आपकी लैंग्वेज स्किल बढ़ाने के लिए दी गई है। सो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि आपको जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, जिन्होंने भी ये बुक बनाई है, उन्होंने ट्राई किया है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लाया जाए, ताकि जब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास वर्ड्स होंगे। सो रिसाइटल वर्ड आप कभी भी किसी दूसरे चैप्टर में नहीं देखेंगे अगर वो म्यूजिक से रिलेटेड ना हो। सो आपकी वोकेबलरी अभी बढ़ती जा रही है। सो इवन दो आप कभी म्यूजिक फील्ड में ना जाए, पर ऐसा तो हो नहीं सकता आप किसी म्यूजिशियन से ना मिले या ऐसे पर्सन से ना मिले जिनसे आप म्यूजिक डिस्कस कर रहे हो। तो अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया एंड आपसे कोई दोस्त आके बोला डिड यू लाइक द रिसाइटल, तो आप वहाँ पे आपको पता होगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, कि वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, एंड देन यू कैन से रिसाइटल का मतलब तो ये है, आप समझ गए, एंड देन यू कैन कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। सो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या बैकग्राउंड है उस सब्जेक्ट का, एंड उससे आपको जनरल नॉलेज नहीं बताया जा रहा है इस टेक्स्ट बुक में, आपको नई नई वोकेबलरी इस स्टोरी के माध्यम से बताई जा रही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो उनकी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के एंड में उस्ताद फैयज़ खान, जो कि एक रेनाउंड म्यूजिशियन थे, उन्होंने उनकी पीठ पे थपथपी लगाई, पैटेड, यानी उनको प्रेज करना। सो एक एक्सप्रेशन हो गया जब आप पीठ थपथपाते हो। सो पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। सो मेहनत करो एंड यू शैल मेक इट। यू शैल मेक इट यानी तुम सक्सेसफुल होगे, तुम कुछ बन जाओगे। और जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला, तब जाके बिस्मिल्लाह खान को अपना बिग ब्रेक मिला। सो बिग ब्रेक आपने सुना होगा, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं कि उसको बिग ब्रेक मिल गया। बिग ब्रेक मतलब उनको बड़ी सक्सेस मिली, बड़ी सक्सेस का चांस जब मिलता है आपको, तो उसको बिग ब्रेक बोलते हैं। और वो कहाँ पे पॉपुलर हो गए? रेडियो में पॉपुलर हो गए। ही बिकेम ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर। ऑफन हर्ड यानी काफ़ी बार सुने हुए शहनाई वादक बन गए। सो लोग उनको जानने लग गए, बहुत पॉपुलर हो गए वो। सो ऑब्वियसली किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सुन पाए। सो ऑब्वियसली उनको ये जो बिग ब्रेक मिला, इस वजह से मिला कि ऑल इंडिया रेडियो में वो बजा पा रहे थे। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, सो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया। किससे? शहनाई से। वो जो फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन में सबसे पहले उन्होंने शहनाई बजाई। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने पूरे दिल से बजाया, poured his heart out यानी पूरे मन से, पूरे दिल से उन्होंने राग काफ़ी बजाई रेड फोर्ट पर। और उस ऑडियंस में कौन कौन थे? महात्मा गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे बहुत ही फेमस स्पीच देते हैं, जिस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। मैं लिंक दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर इसका वीडियो देखें तो आपको पता लगेगा। इतनी मूविंग स्पीच है, इतना ज़्यादा पॉपुलर स्पीच है। इसमें एक स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर है जिसमें जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जब रात के 12 बजेंगे, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जागेगा और आज़ाद हो जाएगा। एंड ट्रिस्ट, ट्रिस्ट का मतलब होता है प्राइवेट रोमांटिक रॉन्डेवू, लवर्स। सो दो लवर्स के बीच में जब गुप्त भेंट होती है, जब आपस में बहुत ही प्राइवेटली मिलते हैं, उसको ट्रिस्ट बोला जाता है। एंड यहाँ पे जो रॉन्डेवू वर्ड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंसिएशन है उसकी, बिकॉज ये वर्ड फ्रेंच से आता है एंड फ्रेंच लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही डिफरेंट होता है। इसीलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज के अगर आप एक्सपीरियंस लगाओगे तो कभी इसको करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे। एनीवे इसका प्रोनाउंसिएशन है रॉन्डेवू, एंड रॉन्डेवू का मतलब होता है मीटिंग। जब आप किसी से मिलते हो तो उसको फ्रेंच में रॉन्डेवू बोलते हैं, एंड ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड भी बन गया अब इंग्लिश लैंग्वेज का। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named the film. So बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दिए हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी।
उनका जो पहला ट्रिप था अब्रॉड का वो अफ़गानिस्तान का था, जहाँ पे उन्होंने किंग ज़हीर शाह के लिए परफ़ॉर्म किया था। एंड वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, ही वाज़ सो टेकन इन, सो टेकन इन यानी चार्म्ड, चार्म्ड, फ़ैसिनेटेड, सेम थिंग। सो ही वाज़ सो चार्म्ड बाय हिम, बाय द माइस्ट्रो मतलब बिस्मिल्लाह खान, कि उन्होंने उनको एज़ अ गिफ्ट क्या दिया, बहुत ही कीमती पर्शियन कारपेट्स दिए और अलग-अलग सोवेनिर्स दिए। सो सोवेनिर्स जब आप कहीं ट्रैवल के लिए जाते हो तो उस टूरिस्टिक प्लेस के लिए जब यादगार चीज़ें खरीदते हो तो उसको सोवेनिर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी पेरिस गए एफिल टावर देखने एंड वहाँ से आपने एक छोटा सा एफिल टावर खरीद लिया एक छोटा सा गिफ्ट शॉप से, तो उसको आप सुवेनियर बोलेंगे क्योंकि एक यादगार होगी आपके पेरिस विजिट की। सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया में खजुराहो टेम्पल्स देखने जाते हैं, तो वहाँ पे आप एक छोटा सा टेम्पल का एक मॉडल खरीद लेते हैं, तो वो आपके लिए एक सुवेनियर हो गया। और किंग ऑफ अफगानिस्तान ही अकेले नहीं थे जो कि फैसिनेटेड हो गए थे, चार्म्ड हो गए थे बिस्मिल्लाह खां की म्यूज़िक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने उनको एक फेस्टिवल में बजाते हुए सुना और वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक फ़िल्म ही उनके नाम कर दी। ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। सो शहनाई से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उसके ऊपर ही एक फ़िल्म बना दी। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। एंड फिल्म भी हिट हो गई एंड बिस्मिल्लाह खान का ही कंपोज किया हुआ बनाया हुआ एक गाना दिल का खिलौना है टूट गया पूरे देश में हिट हो गया, चार्ट बस्टर यानी सुपर हिट हो गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivasa's Kannada venture, Sanadhi Apanna. I just can't come to terms with artificiality and glamour of film world, he says with emphasis. So even though उनका इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ फिल्म इंडस्ट्री में उनका काम, सेलुलॉइड वर्ल्ड मतलब फिल्म इंडस्ट्री, सेलुलॉइड जनरली आप पुराने ज़माने में फिल्म स्केल को रेफर करने के लिए बोलते थे। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने के रिकॉर्ड्स को आप विनाइल बोलते हो फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से सेलुलॉइड वर्ड यूज़ किया जाता था। सो इवन दो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए वो फिल्म वर्ल्ड में, स्टिल उन्होंने सिर्फ 2 मूवी की। उनके वेंचर्स, वेंचर्स यानी रिस्की प्रोजेक्ट्स। जब भी कोई आप प्रोजेक्ट ऐसे करते हो जिसका आपको आउटकम नहीं पता, वो फेल भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, सो इसको इसलिए रिस्की बोला जाता है। सो रिस्की प्रोजेक्ट्स, सो ऐसे रिस्की काम जब आप करते हो तो यू कैन से आई एम गोइंग फॉर अ वेंचर और दिस इज़ अ वेंचर। सो उनके लिए ये वेंचर ही होगी, उनको पता नहीं कि फिल्म हिट होगी या नहीं होगी। सो इवन दो सिर्फ उन्होंने 2 फिल्म की, 2 फिल्म में वेंचर किया। पहली थी गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी कन्नड़ा फिल्म में सनदी अपन्ना, और इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं किया। क्यों? वो बताते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। सो आई जस्ट कांट एक्सेप्ट द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर। सो मैं फिल्म वर्ल्ड की आर्टिफिशियलिटी, मतलब उनको बहुत ही आर्टिफिशियल लगती थी, फेक लगती थी, और ग्लैमर, ग्लैमर यानी उसके थर्ड पार्ट, सो उनको उसकी आर्टिफिशियलिटी, फेकनेस और उसके थर्ड पार्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यानी उन्होंने ये बहुत ही एम्फोसिस के साथ कहा, एम्फोसिस यानी बहुत ही स्ट्रेस डाल के कहा। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mauzique Ustad Bismillah Khan. So उनको अवार्ड्स और रिकग्निशन बहुत ही ज़्यादा थिक यानी बहुत ज़्यादा और बहुत ही जल्द मिले, बहुत ही जल्दी जल्दी मिलते गए। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है, वहाँ पे बुलाया गया। प्रेस्टिजियस मतलब रिस्पेक्टेड। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो कि मॉन्ट्रियल में होता है वहाँ पे पार्ट लिया, कांस आर्ट फेस्टिवल में पार्ट लिया जो कि आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्ट लिया। और वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि एक तेहरान में जो ऑडिटोरियम है उनके नाम पे बना है, उसका नाम क्या है? तहार मौज़िक़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। सो हमारे देश के जो अवार्ड हैं, वेरी हाई सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न से नीचे बट वेरी हाई ऑनर्स, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको मिले। कन्फर्ड यानी अवॉर्डेड, conferred on का मतलब हो जाएगा awarded to. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna,
With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is the Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और 2001 में जब उनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला जो कि भारत रत्न है, तो उनके हाथ में ये कोवेटेड अवार्ड था। कोवेटेड यानी जिसको सब लोग चाहते हैं, मोस्ट डिजायर्ड, जिसको हासिल सब लोग करना चाहते हैं उसको कवेटेड बोला जाता है। सो ऐसे अवार्ड को इसको सब हासिल करना चाहते हैं। द कवेटेड अवार्ड जब उनकी छाती पे था और उनकी आंखों में एक रेयर खुशी चमक रही थी, ग्लिंटिंग यानी शाइनिंग। सो बहुत ही एक रेयर खुशी उनकी आंखों में चमक रही थी। तो क्या कह रहे थे कि मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रिच ट्रेडिशन है, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेडिशन है। एंड इतनी वैल्यूएबल है कि इवन द वेस्ट कंट्रीज़ भी, जैसे यूएस हो गए, यूके हो गए, वो भी यहाँ आके हमारी म्यूज़िक सीख रहे हैं। तो जब वेस्ट से भी लोग आके सीख रहे हैं तो आप भी हमारे बच्चों को ये म्यूज़िक पढ़ाइए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे वैल्यूएबल ट्रेडिशन है। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dubraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world. So even though इतनी ज़्यादा जगह ट्रैवल कर चुके हैं पूरी दुनिया में, खान साहब उनको प्यार से बुलाया जाता था, खान साहब को बनारस और दुमराव सबसे ज़्यादा पसंद थे। ही इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड, यानी सबसे ज़्यादा पसंद है उनको बनारस और उनका दुमराव, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वंडरफुल टाउन उनको लगते हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Saab asked him if he would be able to transport River Ganga as well. Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning." So एक बार उनके ही स्टूडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यूएस में आके, अमेरिका में आके शहनाई स्कूल को हेड करें, और उस स्टूडेंट ने क्या प्रॉमिस किया उनको कि वो रिक्रिएट करेंगे। रिक्रिएट यानी उसी तरह का एटमॉस्फेयर जैसा बनारस में है वैसा डुप्लीकेट बनाएंगे, रिक्रिएट करेंगे। रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, रेप्लिकेटिंग यानी डुप्लीकेट करना, वहाँ के टेम्पल्स को रेप्लिकेट करेंगे। तो फिर खान साहब ने उनसे पूछा, क्या आप गंगा नदी को भी ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे क्या यूएसए में? सो ऑब्वियसली वो कहना चाह रहे थे कि इवन दो आप उसको पूरी तरह कॉपी पेस्ट कर ले वहाँ पे, फिर भी वो वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो यूएसए है और ये बनारस है। सो ये वाली बात नहीं रहेगी। सो उस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने उनको बोला कि आप गंगा नदी को वहाँ पे ले जा सकते हैं क्या। सो लेटर एंड डेफिनेटली उनका गंगा नदी के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता रहा है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे ही वो इम्प्रोवाइज और इन्वेंट करते थे रागास को। उनका ये हॉर्न्स था, जैसा उसमें लिखा गया था, इट्स वन ऑफ द हॉर्न। सो उनका फेवरेट प्लेस था ये, एंड वो इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। सो लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique mutt of Dumraon." सो बाद में ऐसा बोलते हैं कि जब भी वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, ही कीप्स यर्निंग का मतलब होता है लॉन्गिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना। वो हिंदुस्तान जाने के लिए चाह रखते थे, तो उनको हिंदुस्तान की याद आती रहती थी। और जब भी वो मुंबई में होते थे तो उनको बनारस की याद आती थी और वो गंगा की याद आती थी। एंड जब वो बनारस में होते थे तो उनको डुमराव के यूनिक मठ की याद आती, यूनिक यानी अनोखा, तो उस अनोखे मठ की याद आती थी। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? Bismillah Khan, God forbid. Me leave Banaras? Never. I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. So ये रीडर्स डाइजेस्ट जो कि एक मैगजीन है, अक्टूबर 2005 का एक छोटा सा पीस इंटरव्यू का, जिसमें शेखर गुप्ता पूछ रहे हैं उनसे कि जब पार्टीशन हुआ, क्या आपने या और आपकी फैमिली ने ऐसा सोचा कि आपको वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए या पाकिस्तान में मूव कर जाना चाहिए? तो बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, मैं बनारस छोड़ दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेवर। मैं एक बार पाकिस्तान गया था एंड मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था जस्ट टू से कि मैं पाकिस्तान गया हूँ। एंड वहाँ पे सिर्फ मैं 1 घंटे के लिए था और मैंने पाकिस्तानी को नमस्कार बोला और वहाँ पे जो भी इंडियंस थे उनको सलाम अलैकुम बोला और मैं खूब हंसा। तो इनका मतलब कहना चाह रहे हैं कि उनके लिए कोई मतलब नहीं है कि क्या पाकिस्तान है क्या हिंदुस्तान है, उनके लिए उनका फेवरेट जगह है बनारस, क्योंकि वहीं पे वो सारी म्यूज़िक प्रैक्टिस करते थे, वो खुद को बनारस का पार्ट मानते थे।
सो इस तरह के जो भी पार्टीशन हुए इस पे बिलीव नहीं करते थे कि क्या पाकिस्तान है, क्या हिंदुस्तान है। उनको अपने हिंदुस्तान पे पूरा गर्व था, जैसा उन्होंने उस स्पीच में बोला। बट उनके लिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मुस्लिम है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, इन शॉर्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. So उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत के रिच और कल्चरल हेरिटेज की, जो कि एफर्टलेसली, बहुत ही सरल तरीके से, बिना किसी एफर्ट के एक डिवोट मुस्लिम को, सो डिवोट यानी डिवोट मतलब धार्मिक इंसान, सो क्या चीज़ की एग्जाम्पल है, जो कि एफर्टलेसली एक्सेप्ट कर लें कि एक डिवोट मुस्लिम उनकी तरह हर सुबह एक हिंदू टेम्पल जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके सामने वो बजाते रहें। सो जैसे हमारा देश बना है, हमने हर धर्म को एक्सेप्ट किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमने सबको एक्सेप्ट किया है। और हम कल्चरली जो हमारे कल्चर रहा है वो ऐसा ही रहा है, हम सबको एक्सेप्ट करते आए हैं। एंड बिस्मिल्लाह खान का लाइफ परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इवन दो वो एक बहुत ही डिवाउट मुस्लिम थे, धार्मिक मुस्लिम थे, फिर भी बहुत ही नेचुरली, जैसे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, वो एक मंदिर के बाहर भी बजाते थे। एंड आप देखोगे कि जिन्होंने और जिनकी फैमिली ने शहनाई को इतना ज़्यादा पॉपुलर किया है, वो आज नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में और टेम्पल्स में भी बजाया जाता है। सो एज़ प्रॉमिस्ड, ये है पिछले क्रॉसवर्ड का सोल्यूशन। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन सोल्यूशन को आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं। एंड आई होप आपने वो वीडियो अगर देखा है अच्छे से तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाए होंगे। एंड ये रहा इस पार्ट का क्रॉसवर्ड। अगेन इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए अपने नोटबुक्स में। एंड आई अर्ज यू कि आप इसको करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे एंड वो आपको अपने वोकेबलरी में ऐड करनी चाहिए। एंड ये क्रॉसवर्ड आपको हेल्प करेगा उस वोकेबलरी को रिवाइज करने के लिए। तो जब भी आपको ऐसा मन करे कि आपको वोकेबलरी रिवाइज करनी है कोई भी चैप्टर की, तो आप इस क्रॉसवर्ड को क्विकली देख लीजिए। इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा, तो उसको आप क्विकली देख सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं जो भी चैप्टर की वोकेबलरीज हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक्स एंड कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमने फेसबुक पे भी अपना एक नया पेज खोला है जिसका नाम है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।